एक आरोप लगता है बसपा प्रमुख पे कि कहते हैं विपक्षी पार्टियां कि वो बी टीम है बीजेपी की, पहले जैसे आक्रामक नहीं रहीं, वो सीबीआई के दबाव में काम कर रही हैं, डरी हुई हैं, इसलिए बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती। बीएसपी का कैडर वोट मान लीजिए कि जाटव है जो उसके साथ है माना जाता है, मुस्लिम बीएसपी के साथ क्यों आएगा, ब्राह्मण मुस्लिम बीएसपी के साथ क्यों आएगा, राजपूत बीएसपी के साथ क्यों आएगा, यादव सपा को छोड़ के बीएसपी के साथ क्यों आएगा? 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, कुछ ही महीने की दूरी पे हम खड़े हैं, लेकिन आज के वक्त में जब यूपी का चुनाव के मुहाने पे हम खड़े हैं, तमाम तरह से चर्चा हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं टक्कर में नहीं है। तमाम सर्वे हो रहे हैं जिसमें कुछ सीटों पे सिमटता हुआ दिखाया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी को। कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी लड़ाई में तीसरे नंबर पे है। हकीकत क्या है? क्या सचमुच में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ाई में नहीं है, या फिर वो सचमुच में लड़ाई में है और 2007 जैसा करिश्मा जो है वो दोहराने की राह पे है? प्रोफेसर विवेक कुमार हैं हमारे साथ, जो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को करीब से देखते हैं। आप लोग तमाम लोग जानते हैं, परिचय की ज़रूरत नहीं है। सर, बहुजन समाज पार्टी आ रही है कि नहीं आ रही है उत्तर प्रदेश में? क्या 3 नंबर की पार्टी है? देखिए, मुझे लगता है कि इस समय जो मेरा शोध है, जो मैंने रिसर्च किया है और ऐतिहासिक जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि सबकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से। जो भी लड़ाई, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो सपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, वो लड़ाई जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और ये मैं इस आधार पे कह रहा हूँ कि अगर 2017 के आंकड़े ले लें तो बहुजन समाज पार्टी के पास 1,92,00,000 वोट था और सपा के पास केवल 1,89,00,000 था। तो इसका मतलब 2012 में उनके पास जो वोट था 2 करोड़ करीब था, 2,10,00,000, और उससे कमी जो आई है सपा में वो 30 लाख वोट की कमी आई और बहुजन समाज पार्टी में केवल 4 लाख की। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी वर्तमान में जो बेस वोट है वो बहुजन समाज पार्टी का इंटैक्ट है। अब आप जिस प्रकार के ब्राह्मण सम्मेलन हुए हैं उनको आप अगर देखेंगे तो कहीं मीलों आधार पर 10%, ये नहीं कि केवल एक मिश्रा जी दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो नकुल दुबे हों, चाहे विद्याधर त्रिपाठी हों, चाहे वो जिसे कहना उपाध्याय जी का कुछ वो रहा हो, तो वो आ करके हमारे पास एक तरह से एक सप्तरंगी जो धनुष सा बन जाता है बहुजन समाज पार्टी के लिए। चाहे वो बैकवर्ड क्लास का भीमराव, जिसे कहना चाहिए भीम राजभर हों, राजभर तो उनके साथ है ही हैं, चाहे वो कुशवाहा हों और चाहे मुस्लिम समाज के लीडर हों, वो सब के सब बहुजन समाज पार्टी के पास इंटैक्ट हैं। लेकिन सर हिंदू धर्म की पोषक माना जाता है कि ब्राह्मण है। अभी केंद्र में भाजपा की सरकार है जी। ब्राह्मण समाज और जो भी अपर कास्ट है वो भाजपा का कोर वोटर है और वो भी कहता है खुल के कि वो भाजपा के साथ है। वो क्यों आखिर बीएसपी के साथ आएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि वो कभी भी कोर वोटर नहीं रहा है। ये केवल एक कथानक है जो गढ़ा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जहां तक प्रतिनिधित्व का सवाल है, ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश या राष्ट्रीय दलों के अंदर ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। कालराज मिश्रा एक उनके बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे और उन्हीं के माध्यम से, या केसरीनाथ त्रिपाठी जिनको स्पीकर बनाया गया था, वरना ब्राह्मण समाज का कोई लीडर नहीं रहा है। और जब तक आपके लीडर नहीं होते हैं तब तक आपकी तरफ लोग आकर्षित नहीं होते हैं। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि आरएसएस भी जो थी उसको ये पता है कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में जो ब्राह्मण समाज थे वो कांग्रेसियों के साथ रहा करते थे, कांग्रेस की मलाई खाई है, और इसलिए उन्होंने उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया। आप राष्ट्र कार्यकारिणी में भाजपा की देख लीजिए, कितने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण हैं, या इस समय जो कैबिनेट में जिनको पर बाकायदा ये चल रहा है तो कितने लोग हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे जो कवायद चल रही है, जतिन प्रसाद को उन्होंने ब्राह्मण लीडर बना करके, जतिन प्रसाद को ब्राह्मण लीडर बना करके आपने घोषित किया है कि वो अखिल भारतीय स्तर पर, जिसे कहना चाहिए, ऐसा लग रहा है गाजियाबाद से गाजीपुर तक वो चक्रवर्ती सम्राट है, जबकि वो 3 बार के खुद हारे हुए जो है नेता हैं। तो ऐसे नेताओं को लेकर के आप ये कहेंगे कि हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात सही है। सर, एक बड़ा सवाल है कि 19 सीटें बीएसपी की थी, उसमें से तमाम लोग पार्टी से निकाले जा चुके हैं, छोड़ के जा चुके हैं, जो भी है, तकरीबन 7-8 लोग बचे हुए हैं।
202 सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। क्या करिश्मा होगा कि बहुजन समाज पार्टी 19 सीटों से 202 सीटें हासिल करे? देखिए, मैं करिश्मे की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये देखिए कि जो लोग लीडर जीते हैं वो बेस वोट से जीतते हैं, और वो स्वयं का अपना, जिसे कहना चाहिए कि जो उस समय की वेव होती है वो जीतती। तो आज वर्तमान समय में आप ये देखिए कि अगर बेस वोट देखेंगे बहुजन समाज पार्टी का, तो वो उनके पास इंटैक्ट है, और जिसके अंदर प्लस हो रहा है ब्राह्मण वोट, और उधर राजभर वोट, इधर मुस्लिम वोट, और चौथी तरफ जो सर्व समाज, जो कि बाकायदा बहन जी को मानता है कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, जो उन्होंने डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम किया, लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में काम किया, जो कम्युनल फ्रिंजी थी उसको रोका, उनको जिसे कहना चाहिए वो आगे काम करने की दिशा में बढ़ा रहे हैं। और इसलिए एक समेकित रूप में हमें दिख रहा है कि सभी समाजों का प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सर बेस वोट तो बीजेपी के पास भी है, ब्राह्मण भी वोट देता है, उसको ठाकुर भी देता है, ओबीसी भी वोट दे रहा है, एससी का वोट भी उसे जा रहा है। बिल्कुल, जिससे कहना चाहिए तो कि उसका फलक बड़ा नहीं दिख रहा। नहीं, उसको एंटी इनकम्बेंसी का जो वो है सहारा लेना, मतलब दिखाई पड़ रहा है उनके अंदर। जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिस प्रकार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही है, जिस प्रकार कोरोना काल के अंदर डिफेंसिव हुए हैं, तो कुल मिलाकर के, और खुद जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनकी लीडरशिप, जिस प्रकार ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच के अंदर एक गैप बढ़ा है, और जिस प्रकार जो है मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, और अन्य समाजों को भी एक तरह से सत्ता में भागीदार नहीं बनाया गया है, तो वो एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा कारण बनेगी कि लोग एक सुशक्त प्रशासन देखेंगे, डेवलपमेंट को देखेंगे, और प्रतिनिधित्व देखेंगे कहाँ पर, वो वहाँ पर जाएंगे। भारत का समाज क्या आज के डेट में डेवलपमेंट देख रहा है, या फिर वो तो जाति और धर्म की राजनीति में ज़्यादा उलझा हुआ है? चाहे किसी खाने की आप बात कर लें। नहीं, जातीय और धर्म की राजनीति तब काम करती है जब उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। वर्तमान में एजेंडा क्या है? एजेंडा यह है कि हमको अपनी सत्ता में भागीदारी चाहिए, और वो जिसे कहना चाहिए सत्ता में भागीदारी कब मिलेगी? जब हमारा दल, जो बहुजनों का दल है, वो सत्ता में आएगा। तो ये एक सोच जो है वो बहुजनों में काम कर रही है। और बहुजन का मतलब मैं कह रहा हूँ, चाहे वो अक़लियत समाज हो, चाहे वो बैकवर्ड समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, और चाहे वो अब गरीब लोग, जो समण समाज के गरीब हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बसपा पे आरोप लगता है कि उसकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उतने सक्रिय नहीं होती, उतना बसपा की जो स्ट्रेटेजी है वो सामने नहीं दिखती, बसपा किस तरीके से काम कर रही है, सोशल मीडिया पे वीक है, तमाम जगहों पे तमाम कमियां निकाली जाती हैं, और कहीं ना कहीं दिखता है कि शायद जिस तरीके से दूसरी पार्टियां काम कर रही हैं उतना एग्रेसिव होकर बसपा नहीं करती। फिर कैसे लड़ेगी वो? ये एक समणवादी मीडिया का कथानक है। ये जो बुद्धिजीवी हैं, समण समाज के बुद्धिजीवी हैं, वो कथानक गढ़ते हैं कि बहुजन समाज पार्टी आंदोलन नहीं कर रही। लेकिन क्या कोई रिसर्च करता है? बहुजन समाज पार्टी शुरुआत से कभी भी धरना प्रदर्शन के अंदर विश्वास नहीं करती, क्योंकि इनको ये पता है कि धरना प्रदर्शन आप किसके खिलाफ करेंगे? जो हमारे प्रताड़ित करने वाला है उसी के खिलाफ आप करेंगे। तो सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का जो नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता। और इसलिए धरना प्रदर्शन कभी भी बहुजन समाज पार्टी का जो एक पॉजिटिव साइन है वो नहीं रहा। वो लोग अपने संगठन पे काम करते हैं, अपनी विचारधारा पे काम करते हैं, अपने कैंडिडेट पे काम करते हैं, और लगातार 24/7 जो लोग 6 महीने से, आज 6 महीने पहले ही कैंडिडेट उनके डिसाइड हो गए, और कौन कहाँ लड़ेंगे वो अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए वो धरना प्रदर्शन करेंगे, और वो भी उसके खिलाफ जो हमारा सबसे बड़ा प्रताड़ित करने वाला व्यक्ति है, उसी के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे तो हमको न्याय क्या मिलेगा? इसलिए वो कहते हैं कि सत्ता बना लो, और सत्ता बनाने के बाद फिर आप न्याय ले लो। ये उनकी एक विचारधारा है, इसके तहत वो काम करते हैं। मीडिया भी बिल्कुल मान के चल रही है कि बसपा लड़ाई में नहीं है। नहीं, मीडिया को तो आप जानते हैं आजकल गोदी मीडिया है, लोग कहते हैं, मैं तो उसको अभी भी मनुवादी मीडिया कहता हूँ, और आज से नहीं, बहुजन समाज पार्टी मान्यवर ने उसको मनु मीडिया कहा है, मनुवादी मीडिया कहा है। क्यों कहा? क्योंकि वो हमारी बात नहीं करेगा, वो हमारे संघर्ष को नहीं दिखाएगा, हमारी सत्ता को नहीं दिखाएगा। आज मान्यवर को कितने लोग कवर कर रहे होंगे ये भी नहीं दिखाएगा। तो इसलिए जो लोग, आप देखिए, सोची समझी साजिश है। बहुजन समाज पार्टी का नाम तक टेलीविज़न में नहीं लिया जाएगा,
और उसको कहा जाएगा नहीं ये तो तीसरे नंबर की भी पार्टी नहीं है, क्योंकि उसका जैसे ही नाम लेंगे वैसे ही वो लोगों के मस्तिष्क में आ जाएगी, इसलिए उसका नाम नहीं लेंगे। और ये सोची समझी साजिश के तहत अगर उसको ये दिखा देंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी से अगर असली लड़ाई है, वो बसपा की लड़ाई है, तो जितना मुस्लिम समाज है वो एक ध्रुवीकृत होकर के बहुजन समाज पार्टी में आ जाएगा। इसलिए लोग दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लड़ाई में है, जबकि समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन, अखिलेश ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं था। 2012 का इलेक्शन लड़ा उनके पिताजी ने, मुलायम सिंह यादव ने, उसके साथ शिवपाल यादव थे, तीसरे नंबर पर वहाँ के जो दूसरे क्या बोलते हैं उनके अमर सिंह थे, चौथे नंबर पे आजम खान थे। ये चारों ने मिलकर के 2012 का इलेक्शन लड़ा था। और बहन मायावती ने तो इलेक्शन अकेले लड़ा है 403 पर, और 4 बार की मुख्यमंत्री हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस में देखिए, 403 सीट पर लड़ने का एक्सपीरियंस देखिए, तो मुझे लगता है कि उस एक्सपीरियंस में मायावती जी कोसों आगे हैं। सर, एक आरोप लगता है बसपा प्रमुख पे कि कहते हैं विपक्षी पार्टियां कि वो बी टीम है बीजेपी की, पहले जैसे आक्रामक नहीं रहीं, वो सीबीआई के दबाव में काम कर रही हैं, डरी हुई हैं, इसलिए बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती। उनके ट्विटर पे जो भाषा इस्तेमाल होती है वो भी सलाह की भाषा में इस्तेमाल होती है कि ऐसा करना चाहिए, आक्रामक नहीं दिखती जैसे अन्य विपक्षी पार्टियाँ दिखती हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये विचारधारा का प्रश्न है। कभी भी मान्यवर ने कहा कि हमको रिएक्शन की राजनीति, प्रतिक्रियात्मक राजनीति नहीं करनी है, हमको पॉजिटिव राजनीति करनी है। वी हैव टू सेट आवर एजेंडा। जब हम सकारात्मक दृष्टि से अपना एजेंडा सेट करेंगे, दूसरे लोग रिएक्शन करेंगे। अगर हम रिएक्शन करेंगे तो हम प्रतिक्रियात्मक ही राजनीति करते रह जाएंगे। अगर हम प्रतिक्रियात्मक राजनीति करेंगे तो हम अपना एजेंडा कब सेट करेंगे? तो इसलिए मान्यवर ने कभी भी कहा कि आप धरना, प्रदर्शन और जिसे कहना चाहिए कपोल कल्पित कथाएं या लोगों को भड़का करके इस प्रकार की राजनीति नहीं करेंगे। सकारात्मक राजनीति है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट से लेंगे पीएम-सीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी-डीएम। ये राजनीति है सिंपल। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इमेंसिपेशन यानी कि आर्थिक उत्थान, सामाजिक परिवर्तन, इसमें किसी के खिलाफ कोई अनर्गल बात नहीं है। हमको सकारात्मक संस्कृति का सृजन करते हुए इस राष्ट्र को मजबूत बनाना, ये राजनीति है। 2022 में बीएसपी ऐसा आपको क्या लगता है कि क्या करने वाली है जिससे वो सत्ता में आ सकती है? क्या चीज़ उसके फेवर में है? देखिए, मैं एक समाज वैज्ञानिक होने के नाते मुझे ये लगता है जो धरातल पर हमें आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, जो इम्पीरिकल डेटा दिखाई दे रहा, उसके आधार पर मुझे लगता है सबकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से। क्योंकि उसके पास अपना दल है, अपनी विचारधारा है, संगठन है, और उसके जो बेस वोट है वो उसके पास बरकरार है, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ के साथ साथ सवर्ण समाज का जो वोट है वो उनके साथ एकदम इंटैक्ट बैठा हुआ है। बल्कि उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती चली जा रही है। जिस प्रकार के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के अंदर हमको उमड़ी हुई जनता दिखाई दी है, जिस प्रकार हमें युवाओं का जोश दिखाई पड़ रहा है, उसके आधार पर लग रहा है कि एक वहाँ पर चर्निंग प्रोसेस चल रहा है। सर, आखिरी सवाल है मेरा, सारे समाजों का वोट मिलता है तब जाके कोई पार्टी सत्ता में आती है, ये इतिहास रहा है जी। बीएसपी का कैडर वोट मान लीजिए कि जाटव है जो उसके साथ है माना जाता है, मुस्लिम बीएसपी के साथ क्यों आएगा? ब्राह्मण मुस्लिम बीएसपी के साथ क्यों आएगा? राजपूत बीएसपी के साथ क्यों आएगा? यादव सपा को छोड़ के बीएसपी के साथ क्यों आएगा? क्योंकि उनके लीडर हमारे सबके पास हैं। यादव जी का यादव लीडर हमारे पास मतलब हमारा लोकसभा में जिसे कहना है जीता हुआ कैंडिडेट है, और वो जौनपुर से जीते हुए यादव साहब हैं। क्योंकि जिसे कहना चाहिए वो यादव है इसलिए वो आएंगे। राइन साहब हैं हमारे पास, हम मुनकाद अली हैं हमारे पास, उनके लीडर हमारे पास हैं। इसी तरह हमने राजभर, भीम राजभर की बात बताई, कुशवाहा जी की बात बताई, वो भी हमारे पास मिश्रा जी भी हैं, नकुल दुबे भी हैं, हमारे पास विद्याधर त्रिपाठी भी हैं, और उपाध्याय जी जो छोड़ के गए, पाठक जी जो छोड़ के गए, उनके भी हमारे पास रेमिनेंस बचे। क्यों नहीं दिखती इनकी? सिर्फ सतीश चंद्र मिश्रा जी का नाम आता है, बहन जी का नाम आता है। जिसे कहना चाहिए एक सोची समझी साजिश के तहत ये कथानक गढ़ा गया है। आप मुझे बताइए, अगर बहुजन समाज पार्टी अखिल भारतीय पार्टी है तो वो कोऑर्डिनेटर के आधार पर चल रही है। हाँ, ये उनको हिदायत है कि आप मीडिया में नहीं जाएंगे। अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई जिसे कहना चाहिए रिसर्चर के रूप में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर यही बात
हमारे पार्टी के कुछ लोग बोल देते तो आप बहुत उसको बड़ा बनाते, लेकिन हिदायत ये है कि अनुशासन के तहत रह करके आपको मीडिया के अंदर रणनीति नहीं बनानी है, रणनीति नहीं बतानी है, राजनीति तो बता सकते हैं आप। तो इसलिए मुझे लगता है कि समग्र वर्ग की जो नुमाइंदगी है, उसका रिप्रेजेंटेशन है, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और इसलिए आने वाले समय में जो लड़ाई है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ दिखाई पड़ रही है। तो बहन जी को फिर आप उम्मीद कर रहे हैं कि सीएम बनेंगी 2022 में? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, और इसीलिए जिसे कहना चाहिए कि वो अपना दल उन्होंने बनाया है, और वो एक दल के साथ एक मुश्त, अगर उनको कितनी देर लगती कि वो रामविलास पासवान हो जाएं या रामदास अठावले हो जाएं, क्यों उन्होंने अपना अलग ध्रुव बना रखा है? तो कहीं ना कहीं विचारधारा का, आंदोलन का एक पुट उनके पूरे आंदोलन में नज़र आता है। निश्चित तौर पे। तो सर की तमाम दलीलें हैं, तमाम सवालों पे उन्होंने जिस तरीके से उसका जवाब दिया, वो उसमें तमाम सच्चाइयाँ भी हैं। जिस तरीके से मीडिया और समाज काम करता है, बीएसपी की राजनीति निश्चित तौर पे एक अलग तरीके से चलती है, और उसके जो कैडर है वहाँ तक एक तरीका है उसको अपनी बात पहुँचाने का, और 2007 में इसी के जरिए करिश्मा हुआ था। उम्मीद करिए कि 2022 में भी फिर से ऐसा ही करिश्मा हो। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास, दलित दस्तक।